फिजिक्स का आपके बीच जो है दूसरा लेक्चर पार्ट 2 लेके आए हैं, पहला चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन का। कल का थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब था, आज आपको सही वीडियो मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो आज शुरू करते हैं बच्चों दर्पण से, कि दर्पण जो है क्या होता है एकदम अच्छा से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है दर्पण। तो दर्पण में देखिए होता क्या है कि दर्पण में बच्चों दो भाग होता है। क्या होता है? दो भाग होता है, और एक भाग बिल्कुल दर्पण का रंगा हुआ होता है, और दूसरा भाग जो होता है उसका प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है। इसी को बच्चों दर्पण कहते हैं। यानी कि ऐसा वह चीज़, वैसा वह वस्तु जिसका एक भाग रंगा हुआ होगा और उसका एक भाग प्रकाश के परावर्तन के निश्चित नियम के अनुसार वह काम करेगा, तो वह दर्पण कहलाएगा। जैसा कि आप परिभाषा देख रहे हैं कि वह परावर्तक सतह जिसका एक भाग रंगा हुआ हो तथा जिसका दूसरे भाग से एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन होता है, क्या कहलाता है बताइए? दर्पण कहलाता है। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद देखिए दर्पण के प्रकार। क्या देख रहे हैं? दर्पण के प्रकार। बच्चों दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा है परवलिक दर्पण। इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में यह पूछता नहीं है। तो दर्पण के प्रकार जो निम्नलिखित है। पहला क्या है बच्चों? समतल दर्पण। दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। तीसरा क्या है? परवलिक दर्पण। समतल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर, और परवलिक दर्पण को पैराबोलिक मिरर कहा जाता है। चाहे तो आप लिख सकते हैं पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लिख लीजिए पैराबोलिक मिरर, क्योंकि बाद में यह मिट जाएगा। इसके बाद देख लीजिए दर्पण के प्रकार। दर्पण का 3 प्रकार यहाँ पे लिखा है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलिक दर्पण। अब जिसमें कि हम बात करते हैं पहला समतल दर्पण का, कि बच्चों समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, समतल दर्पण देखते हैं। एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं। समतल दर्पण में क्या होता है बच्चों कि वैसा परावर्तक सतह जिसका एक भाग क्या हो? समतल हो, यानी एक भाग पूरा का पूरा प्लेन हो, वैसी दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि दर्पण धंसा हुआ, उठा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, और उसका एक भाग रंगा हुआ होना चाहिए, वैसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि समतल दर्पण की क्या विशेषताएं होती है। बच्चों समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं होती है। हाँ, क्या विशेषताएं होती है? पहला विशेषता है कि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है। हाँ, तो आप सही सुने। क्या सुने? कि जितना बड़ा वस्तु और उतना बड़ा ही मतलब प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई दोनों क्या होगा? बराबर होगा। देखिए लिखा हुआ है जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए वस्तु का ऊंचाई है 10 मीटर, मतलब मान लीजिए 6 फीट का कोई वस्तु है, तो बताइए उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? 6 फीट का ही बनेगा। क्या आप लोग को एकदम समझ में आ रहा है? जितना वस्तु का ऊंचाई होगा उतना ही प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा। उसके बाद दूसरा आप देख रहे होंगे, दूसरा समतल दर्पण की विशेषता, कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, अर्थात वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। हाँ, तो वस्तु की दूरी और दर्पण की दूरी क्या होती है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे एक दर्पण है और यहाँ पे कोई आदमी जो है खड़ा है, ठीक है, दर्पण के आगे। अब यहाँ से उस वस्तु का, उस आदमी का दर्पण से दूरी मान लीजिए 10 मीटर है, तो दर्पण के पीछे कितना मीटर पर प्रतिबिंब बनेगा? 10 मीटर पे ही उसका प्रतिबिंब बच्चों दिखाई देगा। कहाँ पे? दर्पण के पीछे। क्या एकदम आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यह दूसरा विशेषता था समतल दर्पण का। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। जी हाँ बच्चों, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और आपको जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब की एक क्या विशेषता है? काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। चलिए समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे कुछ विशेषताएं और बच गई हैं, जिसको देख लेंगे। समतल दर्पण में पार्श्वी परावर्तन, साइड रिफ्लेक्शन,
ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, साइड रिफ्लेक्शन होता है। समतल दर्पण में साइड रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण यानी इस कारण से अक्षर P आपको Q जैसा दिखता है और अंक 10 आपको 0 1 जैसा दिखता है। यह आपको समतल दर्पण में देखने के लिए मिलेगा और जिसे साइड रिफ्लेक्शन कहते हैं। यह समतल दर्पण की विशेषताएं हैं। अब उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण चलिए देखते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण, तो यहाँ पे लिखा है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोले का एक क्या हो, खंड हो, उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। जी हाँ बच्चों, जैसा कि मान लो एक गोला है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सेकंड, अच्छा गोला बनाते हैं। इस गोले का यहाँ से काट दिए तो यह जो काटा हुआ होगा यही दर्पण को गोलीय दर्पण, यहाँ से काट लिए गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो गोले का जो एक खंड बच्चों थोड़ा सा काट के अलग करेंगे वही दर्पण को आप गोलीय दर्पण कहेंगे। जैसा कि अभी आप देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण बच्चों दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण होता है। अब समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर कहते हैं बच्चों अवतल दर्पण को, और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर। हाँ, तो अब अवतल दर्पण समझते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे यदि आदमी फोटो देखेगा, जिस तरह बच्चों आदमी फोटो देखेगा तो उधर वाला भाग क्या होगा, धंसा हुआ होगा, अंदर की ओर धंसा होगा। तो धंसा हुआ दर्पण को, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका अंदर का भाग उठा हुआ होगा, अब देखिए यहाँ भी आदमी तो फोटो देख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यह भाग उठा हुआ है। तो अगर दर्पण उठा हुआ है जिसका परावर्तक सतह, तो उसको उत्तल दर्पण कहेंगे, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसको अवतल कहेंगे, और जिसका उठा हुआ उसको उत्तल कहेंगे। तो आपको एकदम बढ़िया से उत्तल और अवतल दर्पण में क्लियर हो गए होंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका आगे का भाग धंसा हुआ हो, और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, जिसका आगे का परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो। क्या एकदम आप बच्चों क्लियर है? अभी तक में आप क्या क्या पढ़े कि दर्पण किसे कहते हैं, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। दर्पण एक ऐसा प्रकार का वस्तु होता है जिसका एक भाग रंगा हुआ होता है, दूसरा पार एक प्रकाश के परावर्तन के निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन करता है, उसे ही हम दर्पण कहते हैं। उसके बाद दर्पण का प्रकार देखे, 3 प्रकार देखे थे, समतल, गोलीय और परवलिक। समतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका एक भाग समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद समतल दर्पण का विशेषता देखे थे। समतल दर्पण में क्या होता है, जितना बड़ा वस्तु का ऊंचाई होगा दर्पण में उतना ही प्रतिबिंब का भी ऊंचाई होगा, और समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होगा दर्पण के पीछे उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा क्या देखे थे, तीसरा देखे थे कि समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। और क्या देखे थे, समतल दर्पण में साइड रिफ्लेक्शन होता है, जिस कारण आपको अक्षर P Q जैसा दिखता है और अंक 10 0 1 जैसा दिखाई देता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको कुछ और बात बताएं। दर्पण के बाद आ जाता है क्या, गोलीय दर्पण के प्रकार देखें। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जो गोले का एक खंड हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको यहाँ पे दर्पण समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। परवलिक दर्पण, जी आप क्या देख रहे हैं, परवलिक दर्पण। परवलिक दर्पण क्या होता है, तो परवलिक दर्पण देखें वैसा वक्रीय दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं हो, परवलिक दर्पण कहता है, यानी पूरा गोल नहीं होगा, क्या कहलाएगा, परवलिक दर्पण कहलाएगा। फिर आगे देखिए, दर्पण का वक्रता केंद्र। चलिए बच्चों दर्पण का वक्रता केंद्र समझते कि दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए दर्पण जिस गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक आपको गोला दिखाया जा रहा है, यह अवतल के लिए या उत्तल के लिए। उत्तल का क्या है, धंसा हुआ, और यहाँ क्या उठा हुआ। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो इसका केंद्र है, ये पूरा गोला इसका केंद्र को ही, यानी कि गोले के केंद्र को ही दर्पण का
वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोले के केंद्र को ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। एकदम जोरदार समझ में आया कि नहीं दर्पण का वक्रता केंद्र। अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या सेम वही कि दर्पण जिस गोले का बना होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह क्या है बच्चों, दर्पण का वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र से उसके बाहर वाला लाइन को जो टच करता है पूरा लाइन, उसी लाइन को त्रिज्या कहते हैं। अब बच्चों देखते हैं ध्रुव क्या होता है। ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दर्पण है और इसके मध्य भाग को आप क्या कहिएगा, इसको, इसी को तो क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। एकदम समझ में आया कि नहीं ध्रुव किसे कहते हैं। यह लेक्चर बच्चों पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपको मिल चुका है। अब समझते हैं कि प्रधान अक्ष क्या होता है। प्रधान अक्ष क्या होता है, देखिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए दर्पण था, यहाँ से क्या है, एक वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र से होकर सीधे जाने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष कहते हैं। एकदम बोलिए समझ में आया कि नहीं। वक्रता केंद्र से होकर और केंद्र यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, उसे ही हम प्रधान अक्ष कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब उसके बाद है दर्पण का फोकस। चलिए देख लेते हैं दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। अनंत से प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, यानी किसी अनंत से बच्चों दर्पण पे क्या हो रहा है, समांतर आपतित किरण हो रहा है। समांतर आपतित किरण में समझते हैं एक जैसा समांतर आपतित किरण हो रहा है किसी दर्पण में अनंत से। तो उसके बाद दर्पण से परावर्तन के बाद, और यहाँ से जब दर्पण से बच्चों सब किरण परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। यानी कि कोई दर्पण है और अनंत से यदि किरण आ रहा है, फिर यहाँ से जो जाएगा, यानी जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगा बच्चों, वही बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। देखिए लिखा हुआ है, उस दर्पण को फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है, सॉरी फोकस दूरी नहीं बच्चों, सिर्फ फोकस। दर्पण का फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब फोकस दूरी बच गया है, इसको देखते हैं। फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी क्या होता है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जो ध्रुव होगा और जहां फोकस होगा इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और इसे एफ से सूचित करते हैं। दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण मान लीजिए दर्पण है, दर्पण की चौड़ाई को, ये जो दर्पण चौड़ा है इसी को क्या कहते हैं, दर्पण का बच्चों द्वारक कहते हैं। बहुत आसान है ये सब। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों आपके सामने में कुछ हम जो है लिख के लाए हैं कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति क्या, उसका अवतल दर्पण में स्थिति होगा, प्रकृति होगा एवं उसका आकार होगा, और उस आकार का वर्णन करें। ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है, ऑब्जेक्टिव में भी मिलता है बच्चों। और लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का प्रकृति, बने प्रतिबिंब का आकार निम्नलिखित है, जो कि हम आपको एक बॉक्स में भर के आपको बताएं कि किसका क्या होगा। देखिए वस्तु की स्थिति एक बॉक्स में है, और दूसरे बॉक्स में प्रतिबिंब की स्थिति, और तीसरा बॉक्स में प्रतिबिंब की प्रकृति, और चौथा बॉक्स में प्रतिबिंब का आकार। यानी अगर वस्तु की स्थिति P पर हो, वस्तु कहाँ है P पर, तो उसका प्रतिबिंब का स्थिति भी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, P पर ही बनेगा। और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, आभासी यानी सीधा होगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा कब, जब वस्तु P पर रहेगा, और उसका प्रतिबिंब भी P पर ही बनेगा, और उसका कैसा होगा, सीधा बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, जितना बड़ा फोटो होगा P पर उतना बड़ा ही फोटो बनेगा। बराबर देखिए लिखा हुआ है ना, बराबर बनेगा। उसके बाद यदि P और F यानी P और F पर हो, कहाँ P और F पर हो, तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, और जो पहले वस्तु था उससे बड़ा बनेगा। यदि F पर हो तो फोटो अनंत पर यानी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, पहले से बड़ा, जितना F पर था उससे बड़ा बनेगा। आपको याद रखना है बच्चों ये सब। अब F तथा C के बीच, यानी F और केंद्र के बीच यदि हो तो C तथा अनंत के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा। यह बच्चों अनंत है, अनंत के बीच बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और
वास्तविक या उल्टा कर सकते हैं, वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा, और जितना पहले था बड़ा एफ और सी के बीच उससे बड़ा फोटो बनेगा। यदि वस्तु सी पर हो तो सी पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा, यानी जितना बड़ा वस्तु सी पर होगा उतना बड़ा ही फोटो सी पर बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, वास्तविक को उल्टा कहते हैं। उसके बाद सी तथा अनंत के बीच यदि कोई वस्तु हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच ही बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, यानी कि सी और अनंत के बीच में जितना बड़ा फोटो होगा उससे जो फोटो बनेगा वह फोटो छोटा बनेगा। और फोटो कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में। यदि फोटो अनंत पे, यदि कोई वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। यानी यहाँ पे जितना बड़ा वस्तु होगा एफ पर जो फोटो बनेगा वह बहुत छोटा फोटो बनेगा। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? अब चलिए इसके बाद देखते हैं आगे कि आगे क्या सब है। आगे अब उत्तल दर्पण में है बच्चों कि वो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या सब होगा। अब देखिए उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, इसका निम्नलिखित यहाँ पे दे दिए हैं कि सेम वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार। तो देखिए यदि वस्तु P पर हो, किसमें? उत्तल दर्पण में। यदि उत्तल दर्पण में वस्तु P पर होगा तो उसकी स्थिति P पर ही प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और उसका आकार बराबर, यानी जितना बड़ा P पर वस्तु होगा उतना बड़ा ही P पर प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? तो आभासी और सीधा बनेगा। यदि P तथा अनंत के बीच हो तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे P, और आभासी यानी सीधा बनेगा और वस्तु से, यानी जितना बड़ा यहाँ पे वस्तु होगा उससे छोटा वस्तु का फोटो दर्पण के पीछे बनेगा। यदि वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर हो तो उसका फोटो एफ पर बनेगा और आभासी या सीधा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। अनंत पर जितना बड़ा वस्तु होगा उससे जो बनने वाला फोटो होगा एफ पर वह छोटा बनेगा। इस प्रकार से बच्चों हमने देख लिया कि उत्तल दर्पण में भी वस्तु की स्थिति कहाँ और क्या रहेगी, कैसे होगा, यह सब आपको याद कर लेना है ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। यही तो साइड रिफ्लेक्शन ही तो पढ़बे किया अभी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, इसको एक बार देख लेते हैं। अब देख लेते हैं एक बार वस्तु दूरी क्या होता है बच्चों। देखिए लिखा हुआ है कि किसी दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इसी दूरी को भी, इसे बिंब दूरी भी कहा जाता है, इसे U से सूचित किया जाता है, तो याद कर लीजिएगा। फिर प्रतिबिंब दूरी है किसी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब I के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसे V से लिखते हैं। बहुत बढ़िया। ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी कि जहाँ से ध्रुव होगा और जहाँ प्रतिबिंब होगा उसके बीच की दूरी को ही भी कहा जाता है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है। उसके बाद एक बच गया लास्ट टॉपिक जिसे आवर्धन कहते हैं, इसको देखते हैं यहाँ से। अब देखिए आवर्धन क्या होता है। एक सेकंड ज़्यादा ऊपर चल गया। आवर्धन यहाँ पे किसी गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा और वस्तु का जो ऊंचाई होगा, यानी कि ऊपर में क्या दीजिएगा? प्रतिबिंब का ऊंचाई। क्या दीजिएगा? प्रतिबिंब का ऊंचाई। और नीचे क्या दीजिएगा? वस्तु की ऊंचाई। इसी के अनुपात को क्या कहते हैं बताइए? आवर्धन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को किससे? छोटी m से सूचित किया जाता है। अब आवर्धन सूत्र देख लेते हैं कि आवर्धन सूत्र क्या होता है। इस सबको नोट कर लीजिएगा बच्चों, जो अभी लिखे थे मिटा दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके रोक लीजिएगा। फिर आवर्धन सूत्र देख लेते हैं। m बराबर होता है h1/h। h1 आपका प्रतिबिंब का ऊंचाई है और h आपका वस्तु की ऊंचाई। जहां m आपका, m लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन है, और h1 हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई है। h डैश लिखा है बच्चों, और h जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आवर्धन सूत्र होता है
m बराबर यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से बताते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h से बताते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है पूरा तरह से बच्चों समाप्त हुआ। इसमें कुछ टॉपिक जो है आपका अभी बच गया है, यानी कि जिसको एक लास्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसे PYQ क्वेश्चन कहते हैं। लास्ट वीडियो में प्रकाश का परावर्तन का आज से लेकर 2011 तक जितने पूछे गए प्रश्न हैं सभी का वीडियो आएगा और उसके बाद यह चैप्टर आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चाहे वह 2025 में एग्जाम हो, 24 में एग्जाम हो, कभी भी एग्जाम हो, 30 में हो, तो क्वेश्चन इसी वीडियो से लड़ेगा बच्चों। इसीलिए आपको कंप्लीट इसको लिखना है, नोट करना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।